नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का study.com पर। मैं ज्योति शर्मा आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि पहले वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने चैनल को study.com को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके पश्चात देखते हैं आप वीडियो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पिछला टॉपिक था पारिस्थितिकी से इकोलॉजी में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आज, उसका नाम है अपने कुछ भू रासायनिकी, जिसे अपन कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। क्या पढ़ेंगे? जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें आप कहते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल। यहां पर देखिए, इन जैव भू रासायनिक चक्रों में हम जिन चक्रों के बारे में स्टडी करेंगे वो चक्र होंगे, पहला होगा जल चक्र। कौन सा चक्र होगा? जल चक्र, इसे आप हाइड्रोसाइकिल भी कहते हैं। दूसरा होगा अपना कार्बन चक्र। दूसरा कौन सा होगा? कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल। तीसरा होगा अपना क्या? नाइट्रोजन चक्र। तीसरा क्या होगा? नाइट्रोजन चक्र होगा, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, इन तीनों चक्रों के बारे में हम स्टडी करेंगे कि पारिस्थितिकी में किस प्रकार से ये तीनों चक्र काम में आते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि अब तक की क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो अब तक की क्लासेस में हमने पढ़ा है पर्यावरण के बारे में, उसके बाद में पढ़ा है हमने पारिस्थितिकी के बारे में। पर्यावरण में हमने वायु प्रदूषण पढ़ा है, पर्यावरण में हमने जल प्रदूषण पढ़ा है, ध्वनि प्रदूषण भी हमने पढ़ा है। पारिस्थितिकी में पारितंत्र हमने पढ़ लिया है, पारितंत्र के घटक हमने पढ़ लिया है, ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ लिया है, और ऊर्जा के पिरामिड या जितने भी पारिस्थितिकी में आपके पिरामिड्स बनते हैं उन सभी के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर से। और आज का चैप्टर का नाम क्या है आपका? आज का चैप्टर का नाम है आपका बायो जियोकेमिकल साइकिल या जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैव भू रासायनिक चक्र जो है आपके, ये जैव भू रासायनिक चक्रों ये होते क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे हम। तो आपके जो जैव भू रासायनिक चक्र है, ये चक्र होते हैं आपके पारितंत्र में क्या क्या पाए जाते हैं? जैविक घटक पाए जाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कुछ अजैविक घटक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ अजैविक घटक पाए जाते हैं। जैविक घटक अजैविक घटकों पर पोषक तत्वों हेतु डिपेंड करते हैं। किसके लिए डिपेंड करते हैं? पोषक तत्वों हेतु डिपेंड करते हैं, पोषक तत्वों के लिए डिपेंड करते हैं। तो देखिएगा यहाँ से कि जब जैविक घटक अजैविक घटकों बायोटिक कंपोनेंट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स पर डिपेंड करते हैं, किस प्रकार से करते हैं? पोषक तत्वों पर करते हैं, उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं। तो ये जो पोषक तत्व होते हैं, क्या पोषक तत्व, इन पोषक तत्वों में आपका हाइड्रोजन भी आता है, H2O भी आता है, इसमें कार्बन भी आता है, इसमें आपका नाइट्रोजन भी आता है। तो मेन आप अपन इन सभी पोषक तत्वों की बात करेंगे जो हम साइकिल्स पढ़ेंगे उनमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इन पोषक तत्वों में ये जो पोषक तत्व है ये जैविक घटकों से अजैविक घटकों की तरफ जाते हैं, उसके बाद में वापस से अजैविक घटकों से जैविक घटकों की तरफ आते हैं। ठीक है, ये जैविक घटकों से तो देखिए जैविक घटक अजैविक घटकों पर बायोटिक कंपोनेंट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स पर किसके लिए डिपेंड करते हैं? पोषक तत्वों के लिए डिपेंड करते हैं। और ये जो पोषक तत्व होते हैं, ये पोषक तत्व अजैविक घटकों से जैविक घटकों की ओर और जैविक घटकों से अजैविक घटकों की ओर गति करते हैं। मतलब ये पोषक तत्व आपके खत्म नहीं होते हैं, ये अनंत काल तक चलते रहते हैं। किस प्रोसेस में चलेंगे? ये जैविक घटकों से अजैविक घटकों में जाएंगे। मतलब कि आप इन्हें क्या कह सकते हैं? कुछ आपकी जो न्यूट्रिएंट्स है, मान लीजिए वो किसी जीव में है, उस जीव से वो कहाँ गए? अजैविक घटकों में चले गए, मृदा में चले गए हैं, या वो वातावरण में चले गए हैं। ठीक है, यहाँ चले गए, अब ये यहाँ से लौट कर पुनः जैविक घटकों में आ जाते हैं। तो क्या यही साइकिल चलता रहता है इनका? बिल्कुल चलता रहता है। तो देखिए यहाँ पर मैं ढंग से बना देती हूँ ताकि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। एक होते हैं क्या आपके जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं आपके क्या? अजैविक घटक।
एक क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैविक घटकों में और अजैविक घटकों में, तो अजैविक घटकों से जैविक घटकों में क्या आते हैं आपके, पोषक तत्व आते हैं, न्यूट्रिएंट्स आप जिन्हें कहते हैं, और जैविक घटकों से ये पोषक तत्व कहाँ जाते हैं, अजैविक घटकों की ओर जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पर आप सभी का। अब देखिएगा ये पोषक तत्व आपके खत्म नहीं होते हैं, अनंत काल तक चलते रहते हैं, ये बात हमने देख ली है। अब यहाँ पर आगे देखिएगा इसमें कि जैविक घटक अजैविक घटकों से पोषक तत्व लेते हैं और इन्हें वापस देते हैं। यहाँ पर हम जो ये भू रासायनिक चक्र पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा में लिख रही हूँ कि जैविक घटकों व अजैविक घटकों के मध्य पोषक तत्वों की गतिशीलता ही जैव भू रासायनिक चक्र कहलाती है। क्या कहलाती है, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जैव भू रासायनिक चक्र कितने प्रकार के होते हैं आपके, टोटल 3 टाइप के होते हैं, जल चक्र, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र। ये तीनों आपके गैसीय चक्र होते हैं। क्या होते हैं, गैसीय चक्र होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आप सभी का। इसका ले लीजिए आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट, या इन्हें आप दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। दूसरा नाम क्या हो जाएगा इनका, दूसरा नाम हो जाएगा पोषक चक्र, न्यूट्रिएंट साइकिल भी आप इन्हें कह सकते हैं, पोषक चक्र भी कहते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब इनमें से अपन एक एक चक्र लेंगे, एक एक साइकिल लेंगे, एक एक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला साइकिल जो ले रहे हैं हम वो किस पोषक चक्रों में, वो कौन सा ले रहे हैं, जल चक्र ले रहे हैं। जिस लिखे हुए हैं जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में ले लेते हैं हम। सबसे पहला कौन सा ले रहे हैं, जल चक्र के बारे में ले रहे हैं कि जल चक्र क्या होता है, आपके पारिस्थितिकी में जल किस प्रकार से घूमता है या किस प्रकार से जल का चक्रण होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग डालिएगा, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जल चक्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जल चक्र के बारे में पढ़ रहे हैं। और देखना जल चक्र क्या होता है। अब सभी को पता है जल जो है आपका पारिस्थितिकी में किसके रूप में संचित रहता है, H2O के रूप में। इसे आप क्या कहते हैं, जल कहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, ये देखिए मैं कुछ बना रही हूँ यहाँ पर, ये है आपके पहाड़, ये है आपका क्या, समुद्र, और ये है आपका धरातल। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या भरा हुआ है आपका, जल भरा हुआ है। ये क्या है आपकी, कोई जल राशि है, जल भरा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा, इस जल राशि से जब इस पर सूर्य आएगा, सूर्य का ताप आता है, क्या आता है, सन से इस पर टेम्परेचर गिरता है, तो यहाँ से ये जल वाष्पीकृत होकर, यहाँ से ये जो जल है वो वाष्पीकृत होकर कहाँ चला जाता है, वातावरण में चला जाता है। यहाँ से ये जल वाष्पीकृत होकर कहाँ जा रहा है, वातावरण में जा रहा है। वातावरण में ये जल आपका संघनित होकर, क्या होकर, वातावरण में ये जल संघनित होकर किसका निर्माण करता है, बादलों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, बादलों का निर्माण करता है। और ये बादल कैसे बनते हैं आपका, तो ये बादल बना दिए हैं मैंने, ये मान लीजिए ये क्या है आपके, बादल हैं। ठीक है, इन बादलों से संघनन के बाद में ये हिमीकृत होकर वर्षा के रूप में धरती पर आते हैं। ये क्या हो रही है आपकी, वर्षा हो रही है। वर्षा के रूप में ये धरती पर आ रहे हैं। भाई छोटी क्लासेस में, 6ठी 7वीं क्लास में ये चक्र पढ़ा है आपने, याद आया कुछ, तो ये वर्षा के रूप में धरती पर आता है। अब यहाँ पर कुछ ग्लेशियर भी है। ग्लेशियर क्या होते हैं आपके, बर्फ के पहाड़ भी आप जिन्हें कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्षा के रूप में जल आ रहा है, तो यहाँ पर ये जल आ गया है। अब इसमें से देखिए कुछ जल तो भूमि में चला जाएगा,
भूमिगत जल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, भूमिगत जल हो जाएगा। कुछ जल स्थल पर प्रवाहित होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, सतही जल, वो क्या हो जाएगा आपका, सतही जल हो जाएगा। और कुछ जल बहकर यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये समझ में आया कि वर्षा हुई, वर्षा के द्वारा ये जल पुनः धरती पर आ गया और इसके पिघलने से भी जल आ रहा है। ये नदी आ रही है मान लीजिए कोई आपकी, तो इस नदी में वर्षा का पानी भी है, ग्लेशियर का पानी भी है। तो इसमें से कुछ तो भूमि में चला गया है, कुछ सतह पर है, छोटी छोटी झीलों के रूप में, तालाब के रूप में, झरनों के रूप में है। इसके बाद में ये कहाँ चला गया है, आपके किसी तालाब में या किसी जल राशि में चला गया है, समुद्र में चला गया है, फिर वहाँ पर इकट्ठा जल हो गया है। ठीक है, तो इसे आप बोल सकते हैं समुद्री जल। ठीक है, अब देखिए अगर इस भूमिगत जल का, किसका, इस भूमिगत जल का भी मनुष्य उपयोग करता है, इस सतही जल का भी मनुष्य उपयोग करता है और समुद्री जल का भी मनुष्य उपयोग करता है या जीव उपयोग करते हैं। तो जीवों के उपयोग में तो ये तीनों प्रकार का जल आता है, लेकिन ये तीनों प्रकार का जल का ये जो चक्र है वो किस प्रकार से चलता है। चक्र का मतलब क्या होता है, साइकिल, मतलब ये घूमता रहता है इसी प्रकार से। क्या यही होता है जल चक्र में। जल में सबसे पहले वाष्पीकृत से लिया है मैंने, कोई जल राशि है आपके पास, उस जल राशि से क्या हुआ, जल का वाष्पीकृत हुआ, जल वेपोराइज्ड हुआ। वेपोराइज्ड हो किससे, जब सूर्य का ताप यहाँ पर पड़ता है तब ये वेपोराइज्ड होकर वाष्पीकृत होकर वातावरण में गया, वातावरण में संघनन के माध्यम से इसने क्या बनाए, बादल बनाए, बादलों से ये वर्षा हुई। वर्षा के अलावा क्या आपके ओले भी गिरते हैं, बिल्कुल गिरते हैं, ओले भी गिरते हैं वर्षा के अलावा। तो वर्षा से जल आया, ग्लेशियर के पिघलने से जल आया और ओलों से पिघलने से भी जल आएगा, बिल्कुल आएगा। इसके अलावा कुछ भूमिगत जल आपके पास पहले से भी रहता है, उस भूमिगत जल का प्रयोग भी किया जाता है। इसके अलावा ये सतही जल हो जाएगा कुछ, और कुछ आपका इकट्ठा हुआ जल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चक्र आपका बार बार चलता रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। देखिए आप जो जल है आपका, अगर जल को 100% माने तो जो कुल समुद्री जल है, वो समुद्री जल कितना है आपका, समुद्री जल है आपका 97%। और जो आपका सतही जल या स्वच्छ जल आप जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे आप स्वच्छ जल कहते हैं या पीने योग्य जल जिसे आप कहते हैं, वो पीने योग्य जल कितना है आपका, वो है 3%। वो कितना है, 3% है। तो यहाँ पर टोटल समुद्री जल कितना है, 97% है, और स्वच्छ जल कितना है आपका, 3% है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है हिम व ग्लेशियर का जल। ये तो हो गया आपका साफ जल और समुद्री जल का कॉन्सेप्ट। अब आता है हिम व ग्लेशियर में, हिम व ग्लेशियर से जल कितना निकलता है, तो उनसे निकलता है 75% जल। कितना निकलता है, 75% जल, 75% जल। उसके बाद में आता है आपका भूमिगत जल। उसके बाद में क्या होता है, भूमिगत जल। तो ये भूमिगत जल आपका है 24%। कितना है, 24%। उसके बाद में आती है आपकी झीलें। उन झीलों में कितना जल है, तो उनमें है लगभग 3% जल। कितना है, 3% जल है। ठीक है, उसके बाद में जो नदियों का स्वयं का जल होता है, भाई कुछ गहरी नदियां होती है ना, गंगा नदी हो गई आपकी, यमुना नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, उनमें जल स्रोत तो एक ग्लेशियर है, लेकिन क्या खुद का भी जल होगा उनका, भाई कितने दिनों तक उनका पास है तो उनके भी पास भी जल आ जाता है। तो वो जल, नदियों में जो जल है बहुत कम राशि में होता है, मात्रा में होता है 0.03% जल। ठीक है, तो ये है आपका जल का, कि जल के स्रोत है उनमें किस प्रकार से जल का वितरण होता है, वो है ये। ठीक है, ये कंप्लीट है आपका। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। आगे देखते हैं हम, जल चक्र हो गया है ये आपका। ठीक है, जल चक्र में एक और जो आपको लिखना है वो ये है कि जल चक्र, ये जो जल है वो जीवों के कुल भार का, जीवों के कुल भार का 80.5% भाग क्या होता है, जल से निर्मित होता है। अगर आप कोई जीव ले रहे हैं, एक जीव है मान लीजिए आपका, उस जीव का, एक जीव का जो कितना भार है, अगर 100% आप उसको मान रहे हैं तो 80.5% भाग क्या होगा उसका, 80.5% भाग उसका जल से निर्मित होगा। ठीक है, हो गया इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे देखते हैं हम। जल चक्र हमारा हो चुका है। आगे वाला चक्र का नाम है कार्बन चक्र। किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन चक्र के बारे में पढ़ेंगे।
पोषक चक्रों में अगला जो चक्र है हमारा वो क्या है? कार्बन चक्र। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालिएगा आप सभी लोग, कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल। क्या है? कार्बन साइकिल है, कार्बन चक्र है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कार्बन चक्र क्या होता है। तो देखिएगा, जैसे हमने पहले पढ़ा था जीवों के कुल भार का 80.5% वो था, तो जीवों के शुष्क भार का, यहाँ पर शुष्क भार ले रही हूँ मैं जीवों का, इस जीवों के शुष्क भार का लगभग 40.3% भाग किसका बना होता है? किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। लगभग 40.3% भाग किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। अब देखिएगा कार्बन चक्र क्या होता है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि पेड़ पौधे जो हैं, वायुमंडल में कार्बन किसके रूप में उपस्थित है? CO2 के रूप में। किसके रूप में उपस्थित है? CO2 के रूप में उपस्थित है, आप सभी को पता है। इसके अलावा जो अपना जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, या इसे मैं कहूँ कोयले के रूप में उपस्थित है। वायुमंडल में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा CO2 के रूप में है या किसके रूप में है? कोयले के रूप में है। तो इसको यहाँ पर इस प्रकार से समझिएगा, जो आपके हरे पेड़ पौधे हैं, क्या है? हरे पेड़ पौधे हैं। ये हरे पेड़ पौधे, आपके हरे पेड़ पौधे जो हैं, ये हरे पेड़ पौधे, एक साइड क्या लिया है आपने? हरे पेड़ पौधे लिए हैं। ये हरे पेड़ पौधे आपके वातावरण से, ये क्या बनाया मैंने साइड? इस साइड बनाया आपका एटमॉस्फेयर, वातावरण। तो आपके हरे पेड़ पौधे वातावरण से क्या लेते हैं? ये वातावरण से लेते हैं CO2। क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे लेते हैं, और वातावरण में क्या छोड़ते हैं? O2, ऑक्सीजन को देते हैं। ये आप सभी को पता है। अब हरे पेड़ पौधे खुद का भोजन बनाते हैं, इन्हें स्वयंपोषी भी कहा जाता है। इसीलिए किस प्रक्रिया के माध्यम से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से हरे पेड़ पौधे खुद का भोजन बनाते हैं। तब ये खुद का भोजन बना रहे हैं हरे पेड़ पौधे, तो इन्हें खा कौन रहा है? मान लीजिए इन्हें कोई जीव खा रहा है। क्या खा रहा है? कोई भी जीव है, आपका जंतु है, ये जीव इनको खा रहा है। यहाँ से ये उपभोक्ता के रूप में हो जाएगा। ये जीव जब इन्हें खा रहा है हरे पेड़ पौधों को, तो ये जीव की जब मृत्यु होगी, यहाँ पर ये चला गया है कार्बन। इस जीव की जब मृत्यु होती है, क्या मानव शरीर में भी कार्बन की उपस्थिति होती है? बिल्कुल होती है। आपके वसा में होती है, प्रोटीन में होती है, कार्बोहाइड्रेट में क्या उपस्थित होता है? कार्बन पाया जाता है। जीव आपके जंतु भी हो सकता है और मनुष्य भी हो सकता है। तो जीव की जब मृत्यु होती है, क्या होती है? मृत्यु के पश्चात इनको जब अपघटक इनका अपघटन करते हैं, अपघटक जब इनका अपघटन करते हैं, तो ये जो आपका CO2 है, ये कार्बन है, ये कहाँ चला जाता है? वातावरण में चला जाता है, नॉर्मल चला जाता है। अपघटन के पश्चात यदि इनका, अपघटन के पश्चात यदि इन जीवों का, इन हरे पेड़ पौधों का भी, यहाँ से डायरेक्ट हरे पेड़ पौधों का भी ले लीजिएगा, जीवों का भी है और इन हरे पेड़ पौधों का भी, यदि इनकी मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कौन करेगा? अपघटक ही करेंगे। तो अपघटक मृत्यु के पश्चात यदि ये ईंधन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसके रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं? ईंधन के रूप में। ये तो आप सभी को पता है कि ईंधन किससे मिलकर बना होता है? भाई ईंधन जो आपके हजारों लाखों करोड़ों साल पहले आपके जो जीव जंतु हैं, जो आपकी पृथ्वी में दब गए हैं, आपके पेड़ पौधे हैं, चाहे वो जीव जंतु हैं, पृथ्वी में दब गए हैं, तो उनकी हड्डियों से या उनके शरीर से ही कोयले का निर्माण हुआ है। ये तो आपको पता है ना, बिल्कुल चट्टानों के बीच में। तो यहाँ पर इनसे क्या बन गया है? ईंधन बन गया है। ठीक है, और इस ईंधन के दहन से, इस ईंधन के दहन से, इस ईंधन का क्या होगा? दहन होगा। और इस ईंधन के दहन से ये जो आपकी CO2 है, ये कहाँ चली जाएगी? भाई ईंधन के दहन से क्या निकलेगी? आपकी CO2 निकलेगी कार्बन के रूप में, और वो फिर कहाँ चली जाएगी? वातावरण में चली जाएगी। ये हो गया है। अब देखिए हरे पेड़ पौधे जो CO2 दे रहे हैं, हरे पेड़ पौधे क्या दे रहे हैं? CO2 छोड़ रहे हैं, सॉरी ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं हरे पेड़ पौधे? ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। और इस ऑक्सीजन का उपयोग, इस ऑक्सीजन का उपयोग कौन कर रहे हैं? जीव कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर ये इसको भोजन के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर कैसे ले रहे हैं? इसको भोजन के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। तो इस जीव जब इस ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं तो श्वसन क्रिया के माध्यम से,
श्वसन क्रिया जब आप जीव अपनी करेंगे तो क्या वो वायुमंडल में CO2 छोड़ेंगे? बिल्कुल छोड़ेंगे। तो ये हो गया है आपका कार्बन चक्र। अब देखिएगा इस कार्बन चक्र में क्या है कि कार्बन चक्र में आप सभी को पता है कि श्वसन के द्वारा भी हो गया है, आप जीवाश्म ईंधनों का दहन कर रहे हो उससे भी हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखिएगा यहाँ पर इसके अलावा और भी जगह से आपका कार्बन निकलता है, जैसे CH4 मीथेन से भी निकलता है। इसके अलावा और भी आपके कुछ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। वो कार्बन कंपाउंड्स कहाँ से होते हैं? यहाँ पर एक और लिख लीजिएगा, जो जीवाश्म ईंधन है आपके, नॉर्मल पहले से उपस्थित आपके जो जीवाश्म ईंधन है, उन जीवाश्म ईंधनों का आप उपयोग कर रहे हो तो उससे भी कार्बन कहाँ जाता है? आपका वातावरण में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही फैक्टर ऐसा है पूरे वातावरण में, हरे पेड़ पौधे जो क्या कर रहे हैं? कार्बन को ग्रहण कर रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ये हो गया है आपका कार्बन चक्र कि कार्बन किस प्रकार से साइकिल में चलता है। हरे पेड़ पौधे वातावरण से CO2 लेंगे, O2 छोड़ेंगे। हरे पेड़ पौधों को यदि जीव भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और उन जीवों की मृत्यु के पश्चात यदि अपघटक उनका अपघटन कर देते हैं और इन्हीं को हरे पेड़ पौधों की भी मृत्यु हो जाती है, अपघटक इनका भी अपघटन कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएंगे? आपका कोयला बन जाएगा। ये आपका एक दहनकारी पदार्थ बन जाते हैं। जब इनका दहन होता है इन ईंधनों का, तो वातावरण में क्या जाती है? कार्बन चला जाता है। अब देखिए हरे पेड़ पौधों ने कार्बन लिया, वापस से कार्बन वातावरण में चला गया, तो ये चक्र हो गया है। इसमें देखिएगा इसका दूसरा पार्ट, हरे पेड़ पौधे श्वसन क्रिया के माध्यम से O2 बाहर छोड़ते हैं। O2 जब बाहर छोड़ेंगे, जीव इस O2 को श्वसन क्रिया में यूज लेंगे और CO2 को वापस कहाँ छोड़ेंगे? वातावरण में छोड़ेंगे। जीवाश्म ईंधन जो पहले से आपकी पृथ्वी में है, उनका उपयोग करने से भी CO2 कहाँ जाती है? वातावरण में जाती है। ठीक है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अगला अपन चक्र पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है? नाइट्रोजन चक्र। क्या नाम है? नाइट्रोजन चक्र उसका नाम है। अगले पोषक चक्र का नाम क्या है हमारा? नाइट्रोजन चक्र। और आपके ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं यदि चक्रों से, तो वो नाइट्रोजन चक्र से ही पूछे जाएंगे। कहां से पूछे जाएंगे? नाइट्रोजन चक्र से ही वो प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं आपके वो नाइट्रोजन चक्र से ही पूछे जाएंगे। तो अगले चक्र का नाम क्या है आपका? नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र नाम से पता चल रहा है प्रवाह किसका होगा? नाइट्रोजन का प्रवाह होगा। किसका होगा? इस चक्र में नाइट्रोजन का प्रवाह होगा। तो वातावरण में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? मुझे आप फटाफट से पहले ये बताओ। तो देखिए वातावरण में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो नाइट्रोजन के अणु के रूप में पाई जाती है, N2 के रूप में पाई जाती है। तो यहां मैं लिख रही हूं वातावरणीय नाइट्रोजन, और ये किसके रूप में पाई जाती है? आपकी N2 के रूप में पाई जाती है, और ये गैसेस फॉर्म में होती है। ये तो पता ही आपको, ये गैसीय रूप में होती है, वातावरण में उपस्थित आपकी नाइट्रोजन है। अब देखिएगा ये नाइट्रोजन, यदि आप इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर लेते हो, क्या कर लेते हो? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर लेते हो, उसको गैसियस फॉर्म से कन्वर्ट कर लेते हो। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर लिया आपने, इसके बाद में आप इसका क्या करते हो? अमोनियाकरण करते हो। क्या करते हो? अमोनीकरण भी इसे कहते हैं, अमोनीकरण। क्या कर लिया आपने? इसका अमोनीकरण कर लिया, अमोनिया में कन्वर्ट कर लिया। अमोनिया में कन्वर्ट करने के बाद में इसका किया जाता है नाइट्रीकरण। क्या किया जाता है? नाइट्रीकरण किया जाता है। नाइट्रीकरण से किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये कन्वर्ट हो जाती है आपके नाइट्राइट में, एवं नाइट्राइट के बाद में कन्वर्ट होती है किस में? नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है? नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है। नाइट्रेट से विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से, किसके माध्यम से? विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से इसको वापस कहाँ भेज दिया जाता है? वातावरण में भेज दिया जाता है। ठीक है, ये एक चक्र हो गया किसका? आपका नाइट्रोजन का। अब देखिए जो आपके पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन का, नाइट्रीकरण का सीधा भी उपयोग करते हैं, नाइट्रीकरण का सीधा उपयोग करते हैं और नाइट्रोजन आपके उसमें छोड़ देते हैं वातावरण में। लेकिन यहाँ पर आप इसको मत कीजिएगा, नॉर्मल ये वाला जो साइकिल है वो साइकिल बना लीजिए आप फटाफट से। अब देखिए यहाँ पर ठीक है, ये क्लियर है आपका। अब यहाँ पर ध्यान देना, कुछ आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। सबसे पहले अपन क्या ले रहे हैं? वातावरणीय नाइट्रोजन। ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, ये गैसेस फॉर्म में पाई जाती है।
किस रूप में पाई जाती है? गैसीय रूप में। किस रूप में उपस्थित है वातावरण नाइट्रोजन? गैसीय रूप में उपस्थित है आपके वातावरण में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे हैं हम, तो मतलब जो गैसीय नाइट्रोजन है भाई, आपकी जो गैसेस नाइट्रोजन है उसका तो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते ना। नाइट्रोजन यूज कहाँ होती है? नाइट्रोजन ये सबसे पहले होती है आपके, एक तो जलीय जो आपके जीव हैं उनके लिए नाइट्रोजन काम आती है, दूसरे जो आपके पेड़ पौधे हैं उनमें नाइट्रोजन काम आती है। ठीक है, नाइट्रोजन दो जगह काम आती है, नाइट्रोजन साइकिल दो जगह चलता है, एक जलीय जीवों में, दूसरा कहाँ पर? पेड़ पौधों में। तो यहाँ पर देखिएगा नाइट्रोजन गैसीय रूप में है तो इसका सीधा उपयोग तो वो कर नहीं सकते, पहले इसका क्या किया जाता है? स्थिरीकरण किया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो वो देखते हैं हम, इसको ध्यान से देखिएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है, सबसे पहला पॉइंट डालिएगा आप क्या? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या है आपका पहला पॉइंट? नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? आपके कुछ जीवाणु हैं, जीवाणुओं का नाम क्या है? एजेटोबैक्टर। पहला जीवाणु का नाम क्या है? एजेटोबैक्टर नाम है, और एक दूसरे का नाम है क्लोस्ट्रीडियम। दो जीवाणु हो गए आपका। एजेटोबैक्टर ऑक्सी कहलाता है, ये आपके पेड़ पौधों के लिए काम में आता है, और ये अनॉक्सी होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एजेटोबैक्टर ऑक्सी मतलब ये पेड़ पौधों के लिए काम होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम अनॉक्सी हो गया और एजेटोबैक्टर ऑक्सी हो गया। यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका, ये दो जीवाणु हो गए हैं आपके। अब देखिएगा एक और जीवाणु है आपका एजेटोबैक्टर, और दूसरा क्या है? राइजोबियम। दूसरा क्या है? राइजोबियम। राइजोबियम नामक जीवाणु है, ये ज्यादा पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। कौन सा पूछा जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि राइजोबियम नामक जीवाणु कहाँ काम में आता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में तीन जीवाणु हैं आपके पास। पहला क्या है? एजेटोबैक्टर, दूसरा क्या है? क्लोस्ट्रीडियम, तीसरा क्या है? राइजोबियम है। यहाँ पर ध्यान से देखना कि राइजोबियम जो आपका जीवाणु है, ये क्या है? तीनों, ये तीनों हैं आपके जीवाणु। क्या है? बैक्टीरिया है। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में काम आता है। कहाँ काम आता है? उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं आपके, उन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये जीवाणु है आपका, वो काम में आता है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसका ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। ये अभी तक बात हुई है किसकी? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम और यहाँ पर राइजोबियम। क्लोस्ट्रीडियम ध्यान रखना है ज्यादातर, क्योंकि ये आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इन दोनों से प्रश्न पूछ लिए गए हैं, लेकिन क्लोस्ट्रीडियम से भी क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्या है आपका? अमोनियाकरण। अगला पॉइंट क्या है? अमोनीकरण या अमोनियाकरण है। तो जो नाइट्रोजन का आपने स्थिरीकरण किया है उसके पश्चात अमोनीकरण करते हैं, मतलब इसको आप अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? अमोनिया NH3 में कन्वर्ट करते हैं। अमोनिया में कन्वर्ट करने के बाद में इसको कन्वर्ट किया जाता है अमोनियम में। किसमें? अमोनियम में कन्वर्ट किया जाता है। अमोनिया NH3 हो गया, ये क्या है आपका? अमोनिया है। इसको अगर आप अमोनियम में कन्वर्ट करते हो तो ये क्या हो जाता है? NH4+। क्या हो जाता है? NH4+ क्या है आपका? अमोनियम है। इसको आपने किस में कन्वर्ट कर लिया है? अमोनियम में कन्वर्ट कर लिया है। अब बात आती है किसकी? नाइट्रीकरण की। किसकी बात आती है? नाइट्रीकरण कब बात आती है? तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं हम नाइट्रीकरण क्या होता है, आपका नाइट्रिफिकेशन क्या होता है। इसको मैं मिटा दे रही हूं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण को। अगला पॉइंट डालिएगा, नाइट्रोजन चक्र में ही नाइट्रीकरण क्या होता है। दूसरा पॉइंट है ये नाइट्रीकरण के बारे में, कि नाइट्रीकरण क्या होता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वातावरणीय नाइट्रोजन का हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया बैक्टीरिया के माध्यम से। अब उसके बाद में इसको अमोनिया में कन्वर्ट किया, अमोनीकरण के माध्यम से अमोनियम बनाया है उसका। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, आपका जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को अमोनियम के पश्चात अमोनिया से किस में कन्वर्ट कराते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट कराते हैं। और किसके द्वारा कराते हैं, नाइट्रीकरण को क्या, नाइट्रीकरण में क्या करवा रहे हैं, अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट करा रहे हैं। अमोनिया से किस में कन्वर्ट करा रहे हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट करा रहे हैं। किसको, आपकी नाइट्रोजन को। किसके माध्यम से होता है, तो ये भी एक जीवाणु होता है, नाइट्रोसोमोन। क्या नाम है, नाइट्रोसोमान इसका नाम है। ये एक जीवाणु का नाम है नाइट्रोसोमो, ठीक है। ये एक जीवाणु का नाम है, अमोनिया से नाइट्रेट में जो कन्वर्ट करता है, ये जीवाणु आपके अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये जीवाणु तो अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन एक आपका एक और जीवाणु होता है, वो क्या करता है, एक जीवाणु है, नाम क्या है उसका, नाइट्रोबैक्टीरिया। क्या नाम है उसका, नाइट्रोबैक्टीरिया नाम है। और ये नाइट्रोबैक्टीरिया क्या करेगा, ये नाइट्रोबैक्टीरिया आपकी इस नाइट्रेट को, ये जो नाइट्रेट है यहाँ पर, इस नाइट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। कौन, नाइट्रोबैक्टीरिया। और यहाँ पर देखिएगा ये जो नाइट्रिफिकेशन हो गया, इसमें दो चीजें हुई है, अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया है, नाइट्रीकरण हो गया है, और नाइट्राइट से वापस से इसको किस में बना लिया है अपने, नाइट्रेट से क्या बना लिया है, नाइट्राइट बना लिया है। क्या बना लिया है, नाइट्राइट बना लिया है। तो ये तक हो गया आपका। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर, देखिए नाइट्रेट होता है आपका NO3-। नाइट्रेट क्या होता है, NO3- होता है। नाइट्राइट होता है आपका NO2-, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में देखते हैं कि ये विनाइट्रीकरण क्या होता है। देखिए यहां पर बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टीरिया, ठीक है। अब एक और बैक्टीरिया पढ़ेंगे हम जो विनाइट्रीकरण में काम आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखते हैं अगला देखिएगा विनाइट्रीकरण। हेडिंग डालिएगा, ये आपका नाइट्राइट थोड़ा मिट गया है, हेडिंग डालिएगा विनाइट्रीकरण। अब देखिए विनाइट्रीकरण क्या होता है, तो विनाइट्रीकरण में भी आपका एक बैक्टीरिया है, नाम है उसका स्यूडोमोनास। नाम क्या है, स्यूडोमोनास उस बैक्टीरिया का नाम है। और ये स्यूडोमोनास बैक्टीरिया क्या करता है, तो वो देखिएगा, ये स्यूडोमोनास बैक्टीरिया इस नाइट्राइट को वापस से किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट में। नाइट्रेट से नाइट्राइट में कन्वर्ट कौन करता है, नाइट्रोबैक्टीरिया। यहाँ पर देखिए नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट कौन कर रहा है, स्यूडोमोनास, ठीक है। इसको मैं लिख रही हूँ। अगला देखिएगा वही पिछला वाला बैक्टीरिया है, नाइट्रोबैक्टीरिया जो है आपका, ये क्या करता है, ये नाइट्रेट से किसमें कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए हैं। विनाइट्रीकरण होता है। अब देखिएगा विनाइट्रीकरण के पश्चात ये वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कैसे होता है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या बनाया है, नाइट्रीकरण से आपने सबसे पहले NO3- बनाया था, नाइट्रेट बनाया था। फिर से आपने क्या बनाया, नाइट्राइट बनाया, NO2- बनाया। फिर आपने बनाया नाइट्रेट, NO3-, फिर आप बनाते हैं NO-, फिर आप बनाते हैं N2O। ये NO- नहीं होगा, ये होगा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं आप, NO बनाते हैं। फिर आप बनाते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और उसके बाद में क्या बन जाती है, वातावरणीय नाइट्रोजन वापस में चली जाती है वातावरण में, ठीक है। तो ये पूरा चक्र हो चुका है आपका नाइट्रोजन का, ये कंप्लीट हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, पिछले कुछ वर्षों से क्या हो रहा है,
पिछले कुछ वर्षों से ये जो चक्र है आपका नाइट्रोजन चक्र है ये आपका, तो पिछले कुछ सालों से नाइट्रोजन चक्र में भी आप परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। किस प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं? तो देखिए साथियों, इस नाइट्रोजन चक्र में आपके जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। पेड़ पौधे तो यूज़ ले रहे हैं, लेकिन आप खाद के रूप में ज़्यादा दे रहे हो उन्हें। नाइट्रोजन आपकी जो आपके फैक्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ से भी निकल रही है। तो इसके कारण दो काम हो रहे हैं, और दो प्रदूषण कौन कौन से हो रहे हैं? पहला है शैवाल प्रस्फुटन, इसे आप क्या कह रहे थे? शैवाल बूम कह रहे थे। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा है आपका अम्ल वर्षा। ये नाइट्रोजन चक्र में डिसऑर्डर के कारण हो रहे हैं। ये दो प्रदूषण जो हैं आपके, या प्रदूषक के जो कारक है, प्रभाव है, ये किस कारण से हो रहे हैं? इस नाइट्रोजन चक्र में डिसऑर्डर के कारण हो रहे हैं, अनियमितता के कारण हो रहे हैं। ठीक है, तो आज के तीनों चक्र जो हमने पढ़े, जल चक्र, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र, आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगला हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? जैव विविधता। क्या पढ़ेंगे हम अगला टॉपिक? अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता के बारे में पढ़ने वाले हैं, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और देखिएगा साथियों, इस बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी में जो आपकी जैवों की विविधता है, जो जीवों की विविधता है, जो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र चाहे वो भारत का हो, चाहे वो आपका ब्राज़ील का हो, चाहे वो यूरोप का हो, उन सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों में क्या होती है? विभिन्न प्रकार की जीवों की विविधता पाई जाती है। जो जीव यूरोप में पाए जाते हैं वो भारत में नहीं पाए जाते, और जो भारत में पाए जाते हैं वो ब्राज़ील में नहीं पाए जाते। ये जो विविधता है विभिन्न प्रकार की जीवों के मध्य में, पादपों की, जीवों में क्या होगा कि जुड़ेगा, पादप भी जुड़ेंगे, पेड़ पौधों की विविधता भी जुड़ेगी। तो उन सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं आगे। तो इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिएगा study.com चैनल अपना, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना तो कतई मत भूलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।